अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्की सियासत में क्या हो रहा है, मुल्की मईशत की सूरत हाल कहां पहुंच रही है, बजट के बाद इस पर प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान से 21 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बन्नू में आंधी और तूफानी बारिश से 11 अफराद जाँ बहक जबकि 104 अफराद जख्मी हो गए हैं। करक में तूफानी बारिश के बायस दीवार गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि लकी मरवत में तूफानी बारिश और आंधी और छतें और दीवारें गिरने से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। 42 से जायद अफराद जख्मी भी हुए हैं। कोहाट में आंधी और तूफान से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा से ये ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हमने शेयर की है। आंधी और तूफान से और बारिशों से तकरीबन 21 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 114 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। ये ताज़ा तरीन अपडेट से जो क्या रही है, आगे चल के जो ये स्टोरी डेवलप होती है आपके साथ मजीद तफसीलात भी शेयर करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं मुल्की सियासत के हवाले से। इस सियासत पर गुज़िश्ता चंद दिनों से लफ्ज़ इस्तेहकाम का बड़ा चर्चा है। आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआशी इस्तेहकाम लाने के बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि दावा हकीकत का रूप धारेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मुल्क पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी नापैद ही है और अब इस सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे का दावा लिए चंद रोज कबल ही एक सियासी जमात भी मंजर आम पर आई है, जिसका नाम पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी रखा गया है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन की सरबराही में बनने वाली इस सियासी जमात में अक्सर वही चेहरे हैं जो 9 मई सानहे से कबल तहरीक इंसाफ के सियासी नजरिए पर मर मिटने को तैयार थे। बड़ा सवाल यह है कि पंजाब के रहनुमाओं से भरपूर यह सियासी जमात पंजाब में पीटीआई के वोट बैंक को अपने वोट बैंक में कैसे बदलेगी। और बज़ाहिर इसी खदशे के पेश नज़र पंजाब की सियासत में पहले से मौजूद सरकर्दा जमातें जहांगीर तरीन की जमात से राह रस्म बढ़ाने से मुतालिक मोहतात हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही है जिसकी जानिब से फिलहाल इस जमात से सीट एडजस्टमेंट की मुमकिन हिकमत अमली का इशारा मिला है। हम हो सकता है उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें, जो है सीट एडजस्टमेंट हो सके उनके साथ भी। और शायद ही इसी इशारे को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की जल्द ही लंदन यात्रा की इतलात है, जहां पर वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मिलकर मामलात को सेटल करने की कोशिश करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये वही जहांगीर तरीन है उनको मुस्लिम लीग नून ही चंद बरस कबल चीनी चोर और माफिया के नाम से याद रखती थी। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े डॉन शुगर माफिया जिसको चीनी चोर कहते हैं, इसका नाम जहांगीर खान तरीन है, जिसने पाकिस्तान के गरीब हारियों उनकी डॉलर लूट के ये सैकड़ों एकड़ पे मुहित उसका ये घर फार्म हाउस है जो पाकिस्तान की अवाम के खून पसीने का पैसा है। इस जमात से मुतालिक मुस्लिम लीग नून ही के एक और सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद हक्कान अब्बासी भी कुछ इस तरह से राय रखते हैं। लोग इकट्ठे होते हैं, वो नजरिए भी तय होते हैं। दूसरी जानिब इस जमात को कुछ लोग नॉन स्टार्टर भी गर्दान रहे हैं, बिलखुसूस जब पहले ये खबरें सामने आई कि तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर रहनुमा परवेज खटक भी अपने ग्रुप के साथ इस्तेहकाम पार्टी का हिस्सा बनेंगे और उन्हें इस पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया जाएगा। ताहम आज परवेज खटक का एक बयान सामने आया जिसमें वाज़ेह किया गया है कि उनका किसी और सियासी जमात में शमूलियत का इरादा नहीं है। ट्विटर पर जारी बयान में परवेज खटक का कहना था कि उनकी जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात नहीं हुई है और इस मुताल्लिक चलने वाली खबरें बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। परवेज खटक के बाद फिलहाल जेल से बाहर लेकिन पार्टी में ही मौजूद तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने जहांगीर तरीन की जमात को डेथ और राइवल का केस करार दे दिया है। This is a launch which is dead on arrival. अहम बात यह है कि इस जमात में वो चेहरे भी एक साथ एक मेज पर बैठेंगे जो चंद माह तक एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते थे। ताहम जैसे सियासत इम्कानात और मौजज़ात का खेल है, वैसे ये ही जमात भी किसी मौजे से कम नहीं दिख रही। ये मौजा कितना कामयाब रहेगा और क्या जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात बन सकेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इत्तेहाद की जहाँ तक बात होती है, ये इस जमात का ज़्यादातर हम जो फोकस देख रहे हैं वो पंजाब की सियासत पर है और शायद इस जमात की नज़रें भी पंजाब की वजारत आला पर हैं जो मुस्लिम लीग नून जिस पर नज़रें जमाए बैठी है। और अगर कल को जाके ये एक तगड़ी इलेक्ट्रल पार्टी बन जाती है तो ये जब डील करेगी सेंटर में इक़्तिदार में आने वाली पार्टी के साथ
तो ये अपने MNAs सेंटर की पार्टी को अपने MNAs की सपोर्ट देकर वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपना वोट देना चाहेगी, जबकि पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला के लिए ये इनकी लॉबिंग होगी कि वहाँ पे अपने आप को ये रेलेवेंट बना लें। लेकिन असल सवाल यहाँ पे यही आ रहा है कि जो इस्तेकाम पार्टी है, क्या ये इसके पास वोट बैंक है? चूँकि वोट बैंक जो है वो तहरीक इंसाफ का है, उस वोट बैंक को कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, ये एक अहम मामला होगा। और एक राय ये भी है, एक एनालिसिस ये भी है कि इस्तेकाम पार्टी जो है शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डबोने में अपना किरदार अदा करे, उनके वोट बैंक को तकसीम करने में किरदार अदा करे, जिसका फ़ायदा आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम महदून को हो सकता है। पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी की रहनुमा डॉक्टर फिरदौस चकवान साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। उनसे मज़ीद सवाल उनसे करते हैं, उनसे जानते हैं पार्टी आने वाले दिनों में उसकी हिकमत अमली क्या होगी, लाएअमल क्या होगा। फिरदौस चकवान साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त के साथ। पहले तो ये बताइएगा कि आज आप ही की पार्टी के साबिक जो साथी थे, यानी तहरीक इंसाफ जिसमें आप थी पहले, उसके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो कह दिया है कि इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल का ये केस है जो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी का वजूद अमल में आया है। वो तो कह रहे हैं कि ये तो आई ही डेड है इमरजेंसी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं माज़रत खा हूं क्योंकि मैं एक शादी के प्रोग्राम में जाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजी भी हूँ और जल्दी हम इसको फाइंड अप भी करेंगे। जो इशू आप लेके चल रहे हैं इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का, किसी को सपोर्ट करना या किसी को रिलीफ देने के लिए या किसी का वोट बैंक तकसीम करने के लिए, तो ये सारी एक नैरेटिव तो हो सकता है, आपकी अपनी एक जाती राय है, मैं उसका एहतराम करती हूँ। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो है वो सताए हुए हैं, परेशान है। वो PTI का जो एक मुझ समेत जाहिर है हमारे जितने भी PTI के चाहने वाले हैं उनका रहा ये नैरेटिव, खान साहब भी वो मसीहा हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। लेकिन आपने देखा कि वो मसीहा ने किस तरह ना सिर्फ पाकिस्तान को डुबोया बल्कि ओवरऑल जो एक नैरेटिव हमें पढ़ाया जाता, सिखाया जाता, बताया जाता, हैमरिंग करती और मैं बार बार आके करती रही कि फलां जो है वो डाकू है, फलां वो चोर है और उन्होंने इस मुल्क को लूटा। लेकिन जब मैं खुद उस पूरे प्रोसेस के अंदर अपनी लीडरशिप को बारीक बीनी से करीब से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि जिनको भी हम ये लेबल और अलकाबात देते हैं वो लोग वो वक्त, कानून और अदालतें साबित करेंगी कि वो कितने डाकू थे और कितने चोर थे। लेकिन अगर वाकई उन्होंने ये सारा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है तो यकीन माने कि वो सारा नुकसान जो है वो एक तरफ और हमारी नलायकी और नाअहली जो है इतना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है उसका कोई नेमुल बदल नहीं। क्योंकि एक तरफ है कि आप करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होके पाकिस्तान को डैमेज करें, पाकिस्तान की काज को नुकसान पहुंचाएं, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को जिस सवाल के साथ जो आपकी मुमकिन इत्तेहादी है अगले इलेक्शन में चल के, जो आपकी मुमकिन इत्तेहादी है अगले इलेक्शन में जाके, मैं PDM से, मेरी मुराद PDM है, नून लीग है, वो भी दूध के धुले हुए नहीं है। कल को आप भी हमें उनके करप्शन की कहानियां सुनाया करती थी, क्या वो अब साफ हो गए? अब सिर्फ तहरीक इंसाफ में सारी खराबियां? देखिए ऐसी बात नहीं है। हमारी IPP जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है इसका एक अपना मंशूर है, एक अपना ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं और वो इस्तेकाम पाकिस्तान की मंजर है। हमें किसी की तरफ नहीं देखना और यही वो बात है कि जिसका एक न्यू इनिशिएटिव के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए विजन के साथ हम मैदान में आए हैं कि हमने एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के, एक दूसरे को डाकू चोर कह के, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ के जलाओ गिराओ और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करके आज पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया सब ने मिलके कि अल्टीमेटली वो पाकिस्तान जो है वो जो यूथ है उसकी वो पाकिस्तान से मायूस हुई है। वो एक होप जो है पाकिस्तान को लड़ता इस तरह लड़ता वो नहीं देख सकते, उसके लिए एक नई होप की जरूरत है। पाकिस्तान में डॉक्टर साहब आप बात तो नेशनल इश्यूज की कर रही हैं, आप तो कौमी सतह के इश्यूज की बात कर रही हैं, लेकिन अभी तक आपकी जो जमात है वो एक पंजाब सेंट्रिक पार्टी लग रही है, चूंकि जितने इसमें लोग बड़े बड़े नाम शामिल हुए हैं वो पंजाब के ही सियासतदान हैं।
खैबर पख्तूनख्वा से कोई काबिल जिक्र बड़ा नाम आपकी जमात में अभी तक शामिल नहीं हुआ, बलूचिस्तान से कोई बड़ा नाम आपके साथ शामिल अभी तक नहीं हुआ, इवन सिंध के अंदर से मासवाई एक दो नामों के, वो भी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के नाम नहीं है, वहां से भी कोई नहीं आपके साथ। ये तो पंजाब सेंटर पार्टी लग रही, सेंटर की पार्टी तो ये लग ही नहीं रही। असल बात यह है कि आप मुझे बता दें कि कौन सी ऐसी जमात है जो पहले दिन जिसकी बुनियाद रखी गई और 100 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन और टिकट होल्डर उसके साथ बैठे हो। ये आपका स्टार्ट है, बिगनिंग है। ये वफाक की जमात बन के इंशाल्लाह चारों सूबों में अपनी जगह बनाएगी। और जो हमारा मंशूर है या मैनिफेस्टो है, हमारा एजेंडा और टारगेट मुत्तहिद पाकिस्तान है। हम सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, हम पोलराइजेशन से निकलना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि कोई एक हुकूमत, कोई एक जमात जो है इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का हल तलाश नहीं कर सकती। कंसेंसस से कंटिन्यूड कंसिस्टेंट रोड मैप की जरूरत है और वो तो डॉक्टर साहब मुझे ये भी बता दें आपने कंसेंसस के साथ तो आगे बढ़ना है। जाहिर है जब आपने कहा आपकी पार्टी का मंशूर है, वो खुल के मंशूर अभी तक ज़ाहिर सामने नहीं आया, पूरे मुकम्मल तौर पर अनाउंस अभी तक चीज़ें नहीं हुई। सिर्फ मुझे ये बता दें कि ज़ाहिर आपका कोई वज़ीर आज़म का कैंडिडेट होगा, कोई आपका सीएम पंजाब का कैंडिडेट होगा। तरीन साहब जो पार्टी के सरपरस्त हैं वो खुद तो डिस्क्वालीफाइड हैं, तो आपका वज़ीर आज़म का पार्टी का कैंडिडेट कौन है, आपका सीएम पंजाब का कैंडिडेट कौन है? ज़ाहिर हर पार्टी के अंदर आपको कैंडिडेट नजर आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में बिलावल वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, नून लीग में शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है। जी मुझे तो आप सवाल पे मातम करना चाहिए और आपके इस सवाल पे मुझे समझ आ जानी चाहिए कि आपको कितनी ओरिएंटेशन है प्रीवियसली किसी जमात को बनते। अगर आपने देखा होगा तो जो जमात बनती है उससे अगले दिन ही वो अपना प्राइम मिनिस्टर और सीएम का कैंडिडेट अनाउंस कर देती है। कोई ऐसा फेस होता है ना, कोई ऐसा फेस होता है जो नेशनल लेवल पे पार्टी को लीड करता है। अभी ना अब आप देखेंगे ना, आप भी इधर है, अगले चंद हफ्तों में आपको नजर आएगा कि हर सूबे से वो कादावर शख्सियात, वो तमाम स्टेक होल्डर्स जिनके पीछे अवाम की एक फॉलोइंग भी है और अपने अपने हलकों में, अपने इलाकों में वो मजबूत तरीन उम्मीदवार है और उनका एक पाकिस्तान के साथ एक साफ और दृष्टा माजी रहा है। वो सारी शख्सियात इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इसका हिस्सा बनेंगी और ये वफाक की एक लीडिंग पार्टी बनेगी, क्योंकि हमारा टारगेट और फोकस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान है। हमारे जाती मफादात, हमारी जाती सियासत, हमारी जाती टारगेट जो है उनको बस पुश डालते हुए आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया कि जहांगीर तरीन साहब तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं हो सकते। तो ये मुझे बताए ना कि इससे ज्यादा कोई पाकिस्तान की सोच हो सकती है कि जो शख्स अपनी जात की नफी कर रहा हो और अपनी काज के लिए खड़ा हो, उसको ये लालच ना हो कि मैं कुछ बनूंगा तो मैंने किंग मेकर भी बड़ी चीज होती है जी। सोच रहा हो कि मेरी पाकिस्तान को किसी जगह तकवीयत देती है तो आई एम रेडी टू सपोर्ट एंड आई एम रेडी टू ओन दैट पार्टी। तो अभी देखे ना कि आपने तो ये बता दें मुझे, तो क्या तरीन साहब की नाअहली खत्म करने की कोशिश भी होगी एक एफर्ट इलेक्शन से पहले? से जुड़ा है जी। तरीन साहब की नाअहली खत्म करवाने की भी अटेम्प्ट होगी इंतखाबात से पहले कोशिश करेंगे? ये देखिए ऑफ कोर्स कोई भी जमात जो है वो कानूनी तरीके से वो तमाम कानूनी रास्ते ढूंढती है, इख्तियार करती है जो उसको रिलीफ दे, और जब मौका, मुनासिब वक्त और हालात साजगार होंगे तो तरीन साहब का जो कानूनी हक है कानूनी तरीके से लेंगे। कोई गैर कानूनी अमल नहीं करेंगे हम और ना कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। जो हमारे कानूनी रोड मैप है, हमारा आइन जिसकी इजाजत देता है उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो ये बताएं, परवेज खटक साहब के हवाले से 2-3 रोज से बड़ी खबरें गर्म थी कि परवेज खटक साहब का राब्ता हो गया है तरीन साहब के साथ और वो ज्वाइन करने वाले हैं केपी से। तो आज उन्होंने तरदीद कर दी, वो कह रहे ना मेरा किसी के साथ राब्ता हुआ, ना मैं किसी जमात को ज्वाइन कर रहा हूँ। वाकईतन कोई ऐसा राब्ता नहीं, कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं है खटक साहब के हवाले से? देखिए परवेज खटक साहब एक मंजे हुए सियासतदान है। परवेज खटक साहब का हाथ इस वक्त उस पल्स पे है जिसको वो सियासी पल्स को फील कर रहे हैं।
और उनको पता है कि केपीके की सराउंडिंग में और केपीके के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर 9 मई के बाद पाकिस्तान की सियासत बदल गई है। 9 मई जो है वो उसने पाकिस्तान का जो एक 9/11 कहते हैं ना, ये 9/11 से बड़ा डिजास्टर है। और इसके अंदर जो है हर वो शख्स जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उसने अपना रास्ता बनाना है, अपना रास्ता तलाश करना है, और एक ऐसा रास्ता जो उसके मुल्क को भी सपोर्ट दे और उसके अवाम की बेहतरी के लिए भी वो रास्ता फायदेमंद साबित हो। तो परवेज खटक साहब अपने हम ख्याल जो लोग हैं केपीके के अंदर डेफिनेटली वो उस पर काम भी कर रहे होंगे और अपनी सियासत के लिए बेहतर लाया अमल और हिकमत अमली तय कर रहे होंगे। और जो ये उनका इस्तेहकाक है, ये उनका हक है। जब वो मुनासिब समझे जिस जमात के साथ वो जाना जाए, ये उनको कानून और आइन हक देता है। तो हमें हमारा ये हक है कि एक नई जमात है वो सबको दावत दे, हम सबको इनविटेशन दे फॉर ज्वाइनिंग। अभी तक तो सिर्फ चाहेगा चले खटक साहब जो से एग्री करेगा हमारे साथ आएगा, जिसका नहीं चाहेगा कोई बात नहीं। परवेज खटक साहब का हाथ सियासी पल्स पर है या उनकी पल्स पे किसी का हाथ है, ये तो चले वक्त बताएगा। ये मुझे बता दें कि सिर्फ अभी तक आपकी पार्टी में जो लोग हैं सारे पीटीआई के लोग आए हैं, कोई नून लीग से, पीपल्स पार्टी से भी बंदे तोड़ने की कोशिश होगी आने वाले दिनों में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पीटीआई के अंदर खान साहब को ये सोचना होगा कि इमरान इस्माइल पीटीआई बनाने वालों में से थे, आपके आमिर कियानी पीटीआई बनाने वालों में से थे, आपके मुराद रास जो है वो सारा जवानी इस जमात को बचपन से उनके साथ चल रहे थे। और इसी तरह जितने भी नामवर कदावर शख्सियात पीटीआई में आई हैं, उन्होंने पीटीआई को कंट्रीब्यूट किया है। आज अगर वो पीटीआई से डिस्कनेक्ट हुए हैं तो खान साहब के बयानिए से उन्होंने लातल्की की है। खान साहब को भी ये फैसला करना है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है या अपने बयानिए के साथ खड़ा। मुझे फाइनली बता दें डॉक्टर साहब के साथ खड़ा होना है कब जा रहे तरीन साहब के बारे में खबरें गर्म है कि वो जल्द लंदन जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करने के लिए। ये कब हो रही है मुलाकात, कब वो जा रहे हैं उनसे मुलाकात के लिए और इसका मकसद क्या है? बेसिकली तो तरीन साहब, चूंकि आपको भी पता है कि वो अपने इलाज मालजे के लिए रेगुलर चेकअप के लिए लंदन जाते हैं और इसी सिलसिले में उनका वो चेकअप भी ड्यू है और वो जा रहे हैं। जाहिर है जब वो लंदन में होंगे तो डिस्कशन या बातचीत या एक दूसरे से राब्ते तो सियासतदान करते रहते हैं, उसकी कोई हतमी डेट तो मैं नहीं दे सकती। सही है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस अर्शिकवान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जहाँ है कि जहांगीर तरीन लंदन अपने इलाज के लिए जा रहे हैं, जाते हैं वहाँ तो ज़ाहिर है सियासी मुलाकातें, सियासी राब्ते भी हो सकते हैं, उसे खारिज ज़मका करार नहीं दिया जा सकता। तहम उनका ये कहना है कि ये जमात जो है ये नेशनल लेवल की एक पार्टी बनेगी, अभी तो शुरुआत है, आगे चल के नेशनल लेवल पे ही पॉलिटिक्स करेगी, मरकज़ की एक इकाई बनने की कोशिश करेगी। प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे इंतखाबात मुल्क के अंदर होने हैं या नहीं होने, किसी नाअहली को देखा जा रहा है या असम्बली की मुद्दत बढ़ाई जाएगी या केयर सेटअप को तवील किया जाएगा। हालिया जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और JUI के जो बयान सामने आए हैं क़यादत के, वो तो बता रहे हैं कि फिलहाल इंतखाबात मुल्क के अंदर नहीं होने जा रहे, होने क्या जा रहा है, बात करेंगे मुस्तफ़ा मलिक साहब के साथ एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या PDM हुकूमत आम इंतखाबात से भी राह फरार का सोच रही है? क्या पंजाब की तरह वफाक में भी इलेक्शन मुलतवी किए जाने पर गौर हो रहा है? ये अहम सवालात इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गुज़िश्ता चंद रोज से हुकूमती कैंप में शामिल बड़ी जमातों और सरबराहों ने आम इंतखाबात में मुमकिन ताख़ीर से मुतालिक इशारे देने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले ये पिंडोरा बॉक्स PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद खोला। इनके बकौल मौजूदा सूरत हाल में मुल्क को हंगामों की भीड़ चढ़ाने से बचाने के लिए इस मुतालिक बात हो सकती है। हम किसी मामले में 2018 के नतायज को मेयार तस्लीम नहीं करते।
लिहाजा अब नए इलेक्शन होंगे और ये मुल्क के हालात माशी लिहाज से जो इस वक्त आप सवाल कर रहे हैं, अब है ये कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के पेड़ चढ़ा दें, या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात पे खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है, जो मुल्क के लिए मुफीद होगा वही फैसला। मौलाना के इस बयान के बाद साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का भी इंतहाई अहम बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने 20 अक्टूबर में इलेक्शन के मुमकिन इम्कान से मुतल्लिक शक पैदा कर दिया है। लाहौर में पार्टी टिकट होल्डर से मुलाकात के दौरान आसिफ अली जरदारी का कहना था कि ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते, इलेक्शन तब होंगे जब मैं कराऊंगा। उन एक के बाद एक बयानात ने सियासी हलकों में इस बहस को और भी तेज कर दिया है कि हुकूमत मौजूदा मुल्की हालात का बहाना तराश कर इलेक्शन के इनेकाद में मजीद ताखीर कर सकती है। आज भी इस मुतालिक कुछ मानी खेज इशारे सामने आए जब वजीर खजाना इसहाक डार ने इलेक्शन से मुतालिक फंड मुख्तस करने का दावा तो किया, लेकिन इलेक्शन में ताखीर की गैर आइनी भी करार नहीं दिया। जबकि एक और वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने भी इलेक्शन से मुतालिक इबहाम से भरपूर बयान दे दिया है। इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई है। जहां तक हमारे अलाइज है उनका राइट है, हम उनको डिक्टेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कोई गैर आइनी बात तो नहीं की। आपके आइन में है, तो अगर खुदा ना खासे वो ट्रिगर होती है रेलेवेंट क्लॉज, तो उसमें फिर है आपका। इंतखाबात के हवाले से जो हतमी फैसला है वो PDM के और जो हमारे एलाइड पार्टीज हैं उन सब के सरबराहान ने मिलकर करना है। हुकूमत की इस मुमकिन मनसूबाबंदी से मुतालिक सियासी तज्ज़ियाकार और दीगर सियासतदान भी बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी एक इंटरव्यू में इंकशाफ कर चुके हैं कि इस मुतालिक बातचीत का आगाज भी रहा है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनकी भरपूर कोशिश है कि इस असेंबली को 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाए। 2 बड़ी जमातें जो PDM की PMLN और मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनकी ख्वाहिश है और ये इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। इन्होंने ये गुफ्तगू का आगाज भी किया है। सवाल ये उठना शुरू हो गए हैं कि क्या वाकई हुकूमत कौमी असम्बली की अगस्त में खत्म होने वाली मुद्दत में तोसी या वक्त से पहले तहरील करने का इरादा रखती है। हुकूमत ने क्या इस हवाले से इत्तेहादी जमातों से मुशावरत शुरू की है। आईनी मारीन के मुताबिक आर्टिकल 232 के तहत हंगामी हालात नाफिज हों तो कौमी असम्बली की मुद्दत में 1 साल तक तोसी हो सकती है, यानी असम्बली के इंतखाबात 1 साल तक मुलतवी किए जा सकते हैं। लेकिन सूबाई असम्बली के इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते, क्योंकि आइन में सूबाई असम्बली की मुद्दत में तोसी से मुतालिक कोई गुंजाइश नहीं। अगर कौमी असम्बली की मुद्दत में तोसी की जाती है तो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात फिर भी करवाने पड़ेंगे। ये सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात मुख्तलिफ औकात में होंगे और यही वो सूरत हाल है जिसकी वजह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर नहीं हुए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से मुतालिक भरपूर तैयारी कर रहा है और अक्टूबर में आम इंतखाबात कराने के हामी भी भर चुका है। इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुमलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ बातें चल रही हैं और जिस तरह से हम जरदारी साहब के बयान सुने और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान सुने तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इंतखाबात अपने वक्त पर होने जा रहे हैं। क्या सोच रही है क्या सोच रही है आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी कि किस तरह से करेंगे? 6 माह करके असम्बली की मुद्दत बढ़ाएंगे या फिर निगरान हुकूमत को तूल दिया जाएगा? जी बिल्कुल, इलेक्शन अपने वक्त से होंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है। इस वक्त हमारी जो असम्बली हैं उनकी मियाद अगस्त तक है, तो इंशाल्लाह अगस्त में एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी और उसके बाद वक्त से इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शंस के लिए पैसे भी मुख्तस किए गए हैं और मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी जिससे मुझे ये लगे कि इलेक्शंस आगे बढ़ाए जाएं। लेकिन सर मसला यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो PDM के सरबराह है उन्हें इलेक्शन की सूरत में इंतशार नजर आ रहा है, जबकि साहब आपके बड़े अहम इत्तेहादी हैं वो भी कह रहे हैं कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं करवाऊंगा। ये आपकी दोनों बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं, इनके बयान से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप लोग वक्त पर इंतखाबात करवाने के मूड में। जरदारी साहब तो तभी चाहेंगे इलेक्शन जब आइन चाहेगा। उन्होंने कभी आइन के खिलाफ बात नहीं की, हमेशा जमहूरी बात की है। तो अगर वो कहते हैं इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा, तो वो आपको यही कह रहे हैं कि इलेक्शन तब होंगे जब आइन में उनकी गुंजाइश है, जब आइन के अंदर जो मैंडेट है उसकी मुताबिकत से होंगे। तो मैंने तो रोज़ इंटरैक्ट करता हूँ पीपल्स पार्टी से, मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी जिससे मुझे ऐसे लगे जैसे इलेक्शंस को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। और मौलाना के भी हमारे जितने दोस्त हैं वो सब काबीना में बैठे हुए हैं, तो मुझे अभी तक कोई ऐसी बात सुनने पढ़ने में नहीं आई। आप किसी एक फिक्रे को जो वो जलसे में कहा जाए उसको बाज़ मरतबा आगे पीछे कर सकते हैं, उसको नए सियाको सबाक से देख सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा कि भाई इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन
हम जब चाहेंगे होंगे, अपनी आईनी मुद्दत में नहीं होंगे। अगर कोई ऐसी बात करे कि हमारा नहीं ख्याल आइन वाइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर आपका सवाल बरहक। लेकिन डॉक्टर साहब, इनकार तो किसी ने पंजाब और के उसके अंदर इंतखाबात से नहीं किया था, लेकिन जब ना करवाने हो तो कोई ना कोई बहाना उधर तलाश कर लिया जाता है। ये आपकी बात सही है, और हमारी भी उम्मीद ये थी, क्योंकि आइन ने ये सिचुएशन कभी एनविजन नहीं की थी। इस वजह से हमारा ये ख्याल था कि अदालतों के अंदर जो सुओ मोटो लिए गए हैं उसमें इस पे तबसरा किया जाएगा या फैसला किया जाएगा कि केयर टेकर जो है उसको कैसे ट्रीट करना है। तो बात यह है कि जो हमारा ख्याल था कि अगर किसी एडजुडिकेशन की जरूरत हो वक्त से हो जाती तो हर चीज सेटल हो जाती, मगर वो तो एक और ही रुख ले लिया। पीटीआई चेयरमैन की मुमकिन नाअहली और उनके जेल जाने का इंतजार किया जाएगा या उससे पहले भी इलेक्शन करवाए जा सकते हैं? देखिए, बात यह है कि जो पीटीआई के सरबराह हैं उनका नाअहल होना या कोई जुर्म साबित होना ये तो उनकी कानूनी कार्रवाई के ऊपर मुनहसर है, इसका तो इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जिस वक्त उन्होंने 190 मिलियन पाउंड दे दिए थे मलिक रियाज को, मुझे पता है ये कट जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप हम न्यूज़ पर बैठे हैं, यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, किसी के नाम पे कोई सेंसरशिप नहीं है, आप खुल के बात करें। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, इससे मुझे बड़ी थोड़ी सी ताकत मिलती है कि ये बात अवाम तक जा रही है। जब ये 190 मिलियन पाउंड जो सरकार के ख़जाने में आने थे, जिससे गरीब आदमी के मसाइल हल होने थे, जब इमरान खान साहब ने ये तोहफे के तौर पर मलिक रियाज को दे दिए और उसके बदले में 450 कनाल ज़मीन दे दी, उस वक्त इलेक्शन तो नहीं था ना भाई। आप जब जुर्म करते हैं तो वो आपके सामने तो आता है, अगर आप करप्शन करते हैं तो आपके सामने आती है, वो सामने आ रही है, उसका इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं। अब ये जो 9 मई के वाकयात हुए हैं और आपको रोज एक ना एक साहब आके कह रहे होते हैं कि उन्हें किसने कहा कि वहां पे जाओ, किसने कहा कि आग लगाओ, तो ये तमाम चीजें, तमाम एविडेंस कलेक्ट हो रहा है। अब इस एविडेंस का इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं, उनको सजा होगी आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जुर्म के मुताबिक से। अगर उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया तो उन्हें कोई सजा नहीं होगी, ना वो नाअहल होंगे। अगर कोई ऐसा जुर्म हुआ है तो आपके सामने आ जाएगा, अदालत में मुकदमा चल रहा है। डॉक्टर साहब, आपने कुछ शवाहिद भी शायद आपकी नज़रों से गुजरे हों, और आप बतौर सियासी कारकुन आपको क्या लग रहा है, आप नाअहली देख रहे हैं उनकी मुस्तकबिल करीब में? मेरे ख्याल में इस पे जितना तबसरा कम किया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि आपको वो शहजाद अकबर साहब याद होंगे जो असल में सिग्नेटरी है मलिक रियाज साहब के केस में। यहाँ से वहां गए, वहां पे कागज साइन किया, क्या कागज साइन किया किसी को नहीं पता, मुल्क से भाग गए। तो मेरे ख्याल में ये अदालत के जरिए और तफ्तीश के जरिए इन मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा ये जाती ख्याल है कि जो जुर्म सामने आ रहा है, जिसके कुछ कागजात मैंने खुद देखे हैं, क्योंकि मैं उस कमेटी का हिस्सा था पार्लियामान में जिसने वो तमाम सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसमें मलिक रियाज साहब वाला राज छुपाया गया था, मैं खुद उसका मेंबर था, मैंने अपनी नजरों से वो कागज देखे हैं। और तमाम लोगों के बयानात आपने भी टेलीविजन पे चलाए हैं, जहां पे उस वक्त जो पीटीआई के मेंबर थे और वजीर थे, उन्होंने कहा कि हमें बगैर बताए, हमें बगैर दिखाए वहां पे एक कागज जो को अप्रूव करके, ये भी नहीं बताया उसके कंटेंट क्या है, और उसको ना सिर्फ ये केस अप्रूव करवा दिया, उसको सील कर दिया, उसको मुल्क के एक राज की तौर पे सील करके बंद कर दिया गया। तो हमने हमारे सामने वो खुला है, हमने पढ़ा है। अगर वो कागज आप पढ़ें और देखें कि क्या हुआ मुल्क में, तो मेरे ख्याल में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बहुत मुश्किल है उनका। मुल्क की सियासी मंजरनामे पर एक नई सियासी जमात उभरी है। अभी वो जमात IPP की मैं बात कर रहा हूँ, मुकम्मल तौर पर अभी वो जमात बनी भी नहीं है, तश्कील नहीं पाई। आपकी पार्टी को बहुत जल्दी उनसे इत्तेहाद की, कि नून लीग में लोगों ने उससे इत्तेहाद की बातें शुरू कर दी हैं? नहीं, कोई जल्दी नहीं है हमारी। तो आपके सामने इस वक्त जो हुकूमत है वो इत्तेहादी है। तो अगर आप कहें कि आप किस वजह से इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं, तो आपको ये कहना चाहिए कि आप किस वजह से हुकूमत में हैं, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है उसमें तमाम पार्टीज हैं, बड़ी छोटी छोटी पार्टीज भी हैं, बहुत बहुत बड़ी पार्टीज भी हैं। अगर कोई एक नई पार्टी बन रही है या अभी बनी है या बनने लगी है, तो अभी उससे कुछ इत्तेहाद तो हुआ नहीं। उससे गुफ्तगू अगर किसी ने जाके की है तो उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि कोई इत्तेहाद हो रहा है, लेकिन गुफ्तगू के दरवाजे खुले। असल में ये पिछले कुछ सालों में अजीब सी रिवायत बन गई है कि सियासत जो है उसे ये समझा जाता है कि बात ना करना सियासत है। हालांकि सियासत का मकसद तो ये होता है कि बात करके अवामी मसाइल को हल करना। अगर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक्टर हो, उससे बात की जाए तो उसमें हर्ज क्या है। तो फिर आप भी PTI से बातचीत आप कर सकते हैं। सर मुझे ये बता दें, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट और तकसीम का शिकार है,
लेकिन इस्तेकाम नून लीग के अंदर भी हमें नजर नहीं आ रहा। गेंद आप लोग भी नहीं कर पा रहे। शायद हकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल बड़ा खुलकर इसहाक डार की मुआशी पॉलिसीज़ को आड़े हाथों ले रहे हैं। और फिर इसहाक डार साहब ने भी आज खुल के 2-3 रोज़ से वो भी कह रहे कि ये जो री इमेजिन पाकिस्तान की जो बातें हो रही हैं, ये जो ग्रुप है, ये असल मसाइल की वजह यही लोग हैं। नून लीग के अंदर बड़ी खुल के एक दूसरे पे गोलाबारी हो रही है। नहीं, मेरा ख्याल में मिफ्ता इस्माइल साहब और उन्होंने जो एक री इमेजिन का फोरम बनाया है उस पर वो ज़रूर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैंने भी उनकी सुनी है, बहुत सी बातें उन्होंने जो मुआशी पॉलिसी पे की हैं। मगर ठीक है, वो अगर करना चाहते हैं तो शाहिद साहब और वो और दीगर दोस्त करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। हुकूमत की पॉलिसी तो आपके सामने है। कल आपके सामने बजट पेश किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख साज बजट है। इसमें आप पूरे बजट में आपको अमीर आदमी के लिए, सेठ के लिए, उन लोगों के लिए जो दोनों हाथों से मुल्क को लूटते रहे हैं, कोई आपको मराहत नजर नहीं आएगी। लेकिन सर असल मसला है पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के वाले से जो खतरात की बात हो रही है। मिफ्ता साहब मुसलसल कहते आ रहे हैं कि हम अक्टूबर में डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, पहले क्वार्टर तक हम सर्वाइव कर सकते हैं, दूसरे में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। लेकिन अभी तक डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुआ। आज मेरे ख्याल में शायद कहा भी है ये बात डार साहब ने कि आप कब से सुनते आ रहे हैं कि अगला हफ्ता नहीं गुजरेगा, 10 दिन नहीं गुजरेंगे, 15 दिन नहीं गुजरेंगे, अगला महीना नहीं आएगा, अगला चांद नहीं चढ़ेगा। तो भाई चल रहे हैं। हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसमें जितनी हमारी इंपोर्ट है इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट उससे ज़्यादा है पिछले कुछ महीनों में। तो हमने उस पर काबू पाया है, जिस वजह से हमारा डिप्लीशन हो रहे थे, रिजर्व्स खत्म हो रहे थे, उस पर काबू पाया है। उसकी वजह से इकॉनमी थोड़ी स्लो डाउन भी हुई है। लेकिन एक अजाब जो दोज़ख बन के हमारे सामने आया हुआ था उस पर काबू पाया गया है। तो ये जो शाहिद अब्बासी साहब पार्टी छोड़ तो नहीं जाएंगे? जी मुझे नहीं मालूम, इसके लिए तो आपको उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। मैं इस पे क्या तबसरा कर सकता। सर मुझे ये बता दें कि आपका जो मुमकिन इत्तेहाद है जो पीपल्स पार्टी के साथ, इस इत्तेहाद के अंदर मुझे एक मुमकिन दरार पड़ती नज़र आ रही है, ख़तरा नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ठन गई है चेयरमैन PCB के मामले पर। नून लीग सेठी साहब के ऊपर डटी हुई है, पीपल्स पार्टी ज़काशफ साहब के नाम पर डट गई है। ये मामला कल को आपके इत्तेहाद में फूट की बुनियाद तो नहीं डालेगा चेयरमैन PCB का तकर्रर? ये जो आपने पार्टी की बात की है ये तो अब पार्टी पे मुनहसर है। हर पार्टी जो है वो अवामी मफाद में एक नया खाका लेके लोगों के सामने आती है, उनको बताती है। ये जो सस्ते पेट्रोल वाला मामला जरा इस पर मुझे अपना चल के बताएगा, क्योंकि टाइम बड़ा कम रह गया हमारे प्रोग्राम में, कि कितना सस्ता होगा। पाकिस्तानी अवाम बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं रशियन पेट्रोल के आने के बाद, फ्यूल के आने के बाद। ख्याल है कि हम जरा जब ये रवानी से हमारे जहाज आना शुरू हो जाएंगे तो तकरीबन 20% पाकिस्तान का तेल जो है वो सस्ते नरखों पे होगा। तो ऑब्वियसली अगर हम सस्ता तेल 20% तेल सस्ता खरीद रहे होंगे, टोटल सेल अपने उसका जो हमारा प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, तो वो जितना भी उसमें हमें ब्रेक मिलेगी वो आवाम तक जाएगी और वो सिग्निफिकेंट होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक बता रहे थे कि जो रशियन ऑयल के तवातर से आने के बाद पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर खातिरहा कमी वाक़ होगी। फिलवक्त 20% इम्पैक्ट जो है उसके आने की तवक्को है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस रेशियो से कम हो सकती हैं। बहरहाल जब तसलसल से ये पाकिस्तान के अंदर आएगा रशियन ऑयल तो उससे कीमतों के ऊपर वाज़े फ़र्क पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे वफाकी बजट के हवाले से और इस पर हम राय शामिल करेंगे साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा साहब की, जिनकी बड़ी गहरी निगाह पाकिस्तानी इकॉनमी के ऊपर। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। माली साल 2023-24 का बजट गुज़िश्ता रोज़ पेश कर दिया गया। आज इसहाक डार साहब ने मज़ीद बजट के खदोहाल से आगाह किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे अहम सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं माली साल 2023-24 के, क्या वो हकीकत पर मबनी है? जिस तरह से शरह नमू 3.5% की तवक्को की जा रही है, जिस तरह से टैक्स कलेक्शन का 9200 अरब का हदफ रखा जा रहा है, जिस तरह से महंगाई को वापस 21% पर लाने की बात हो रही है, क्या ये हकीकत पर मबनी है? बात करेंगे हफीज़ पाशा साहब से, साथ जाना है और माहिर मुआशी अमूर के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्राइम में कीमती वक्त। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो बजट कल पेश किया गया है, आपकी राय में ये जिम्मेदारी का बजट है या फिर इसे कहा जा सकता है कि ये इंतखाबात का बजट है? कैसा लगा बजट आपको सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम ये चाहते थे कि बजट के आगाज में
हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं माशाल्लाह एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं कि वो हम सबको ये बताते कि पाकिस्तान पर जो एक बहुत बड़ा प्रेशर रहा है कि हमारे रिजर्व्स जो हैं बहुत तेजी से गिरते गए हैं। इस साल के आगाज में 9.8 अरब डॉलर थे और पिछले हफ्ते यानी कि तकरीबन एक दिन पहले हमें जो बताया गया है कि रिजर्व्स जो हैं वो इस वक्त 4 अरब डॉलर से भी नीचे जा चुके हैं और साथ साथ IMF का प्रोग्राम जो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो क्या ये जो सिचुएशन है, क्या ये हमें इस बात की परेशानी होनी चाहिए कि पाकिस्तान दिवालिये से नहीं हटा है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते रहे कि दिवालिया का खतरा ख़त्म हो चुका है, मगर जो इस वक्त ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो ये नहीं कह रही है। परेशानी सबको है। तो उनका जो तकरीर है उसमें पहला हिस्सा जो था, हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि वो बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान आने वाले साल में दिवालिये के खतरे से निकल आएगा, क्या तरीका होगा, वो नहीं बताया उन्होंने। इसलिए बजट के जो टारगेट्स और जो स्ट्रैटेजी है वो इस वक्त बहुत रिस्की है, बिकॉज ये अस्यूम करना कि बिजनेस विल बी एज यूजुअल इज नॉट वैलिड। नहीं पाशा साहब, अभी भी आपको दिवाली होने का खतरा नजर आ रहा है, तो सर आपको खतरा लग क्या रहा है कि इस बजट के साथ, इन हालात के साथ अभी तक IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ, कब तक हम सरवाइव कर सकते हैं? दिवालिया होने का खतरा कब तक आपको लग रहा है? ये देखिए, बात ये है कि माशाल्लाह हमारी प्लानिंग कमीशन हर साल एक एनुअल प्लान तैयार करती है और वो प्लान जो है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में अप्रूव होता है, जिसके चेयर प्राइम मिनिस्टर साहब है। अब उस एनुअल प्लान में 2023-24 के लिए जो पेश किया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो हमारा तिजारती खसारा जो इस साल शायद $4 बिलियन तक महदूद रहे, वो बढ़ जाएगा आने वाले साल और $6 अरब तक पहुंचेगा। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अगर आपको शरह नमू 5.5% का हासिल करना है तो आपको दरामदात में तो इजाफा करना पड़ेगा, वरना अब सप्लाईज जो हैं रॉ मटेरियल्स की, मशीनरी के, इक्विपमेंट वगैरह, इनपुट्स के, वो अवेलेबल नहीं होगा तो ग्रोथ किस तरह होगी? तो $6 अरब तो हमें चाहिए फाइनेंसिंग ऑफ द करंट अकाउंट। साथ साथ नेट ऑफ रोल ओवर्स वो कह रहे हैं कि तकरीबन $10 अरब की जरूरत पड़ेगी। तो नेट रिक्वायरमेंट जो है, नेट रिक्वायरमेंट अगले साल की प्लान कह रहा है कि $16 अरब है। तो कोशिश ये होनी चाहिए थी फाइनेंस मिनिस्टर साहब की कि वो बताते कि किस तरह ये जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। बजट डॉक्यूमेंट्स में तो बताया गया है, बट ये जरूरी था कि बजट स्पीच में प्राइम मिनिस्टर साहब की बातचीत के बाद, कैबिनेट के बाद, फाइनेंस मिनिस्टर साहब कम से कम ये बताते कि हम इस खतरे से कैसे निकल आएंगे। साहब, ये जो डॉलर की रुपए के मुकाबले में जो कदर है उस पर डार साहब कहते हैं कि अंडर वैल्यूड है रुपया पाकिस्तानी। वो ब्लूमबर्ग का हवाला भी देते हैं। अगर हम देखें इंटरबैंक में 286 है, ओपन मार्केट में 305 है। ये जो गैप है ये आपको कम होता दिखाई दे रहा है और आपको डॉलर कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, बात यह है कि जो पॉलिसी इख्तियार की गई है वो ये है कि आर्टिफिशियली हमने इंटरबैंक रेट को कंट्रोल किया हुआ है और दरामदात को कम करने का तरीका फिजिकली हमने अडॉप्ट किया है, LCs वगैरह को रोक के। इसके नतीजे में हुआ यह है कि अभी भी आप देखिए कि जबकि हमने क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस को इंटरबैंक में ले आए हैं, अभी भी आपका जो फर्क है ओपन मार्केट में और इंटरबैंक रेट में वो तकरीबन इस वक्त 15-16 रुपए तो है। और इसके नतीजे में अगर ये कुछ और बढ़ जाता है आने वाले दिनों में, जिसका खतरा मौजूद है, तो जो डाइवर्जन हो रही थी और शायद अभी भी होगी, वो ये कि आपके रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स का कुछ हिस्सा डाइवर्ट होता रहा है टुवर्ड्स द हुंडी मार्केट।
और उसके नतीजे में तकरीबन ऑलरेडी हमारा एस्टिमेट ये है कि $4 अरब का नुकसान हुआ है। तो कोशिश पूरी ये होनी चाहिए कि जो हमारे कम से कम 3 मार्केट्स हैं एक्सचेंज रेट के, उनमें फासला कम से कम हो और ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस और पैसा जो आए वो हमारे ऑफिशियल इंटरबैंक रेट के थ्रू मार्केट में आए और बैंकों में इस्तेमाल। पाशा साहब, बजट पेश किया, डार साहब ने वो पोस्चरिंग तो ऐसी कर रहे हैं कि शायद उन्हें IMF की ज़रूरत ही पाकिस्तान को नहीं है, गुजारा कर लेंगे, वो किसी प्लान बी की बात भी करते हैं, लेकिन बजट के अंदर तकरीबन $2.5 अरब उन्होंने रखे हुए हैं। IMF की फाइनेंसिंग का जिक्र उसमें है, जो हमारे अहदाफ हैं उसके अंदर। सर, आपको लग क्या रहा है इस बजट को देख के, क्या IMF के साथ हमारा 9th रिव्यू और 10th रिव्यू हमारा हो जाएगा थ्रू? देखिए, ये इस पे मुंतज़िर है कि 3 चीज़ों पर उन्होंने जिक्र किया जिस तरह आपको पूरा अंदाज़ा है। IMF ने पहले ये कहा कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी मार्केट डिटरमिन्ड होनी चाहिए। दूसरा, वो बजट के अहदाफ देखना चाहते हैं कि वाकई वो कंसिस्टेंट है विद द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजेशन एंड रिडक्शन इन द डेफिसिट्स वगैरह। और तीसरा, उनका मेरे ख्याल से ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है आने वाले हफ्तों में और महीनों में वो पूरे नहीं हो रहे। तो ये 3 जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। अब ये देखना है कि क्या ये बजट जो पेश किया गया है वो IMF के सामने वो मुनासिब है। इसका अभी तक हमें कोई असेसमेंट तो नहीं मिला है। तो पाशा साहब, ये रेमिटेंसेस और बरामदात के अलावा अगर हम दीगर अहदाफ की बात करें जिसमें महंगाई को 21% पर लेकर आना है, FBR की टैक्स कलेक्शन को 9200 अरब तक लेकर जाना है और शरह नमू 3.5% पर लेकर जानी है, ये आपको हकीकत पर मबनी दिखाई दे रहे हैं या फिर डार साहब ने वैसे ही जो है ना एक यहाँ पे फिगर्स को जो ऊपर नीचे किया है? देखिए, मुझे जो परेशानी है वो सबसे ज़्यादा उसी चीज़ से है कि अभी भी हम समझते हैं कि रिजर्व्स जब सिर्फ $4 अरब से कम हैं तो ख़तरा ज़रूर मौजूद है कि पाकिस्तान दिवालिये की तरफ जा सकता है। और होगा ये कि जब ख़तरा बढ़ेगा तो फिर आप दरामदात को फिर से, जिस तरह पिछले महीनों में हमने कंट्रोल किया है, तो सख्त कंट्रोल करने की कोशिश हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो सप्लाईज जो हैं आपके इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स वगैरह के, वो कम हो जाएंगे। आपने देख दिया है कि मार्च के महीने में सनती पैदावार में 25% कमी आई। इसकी बहुत बड़ी वजह यही थी, शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स। तो अगर ऐसा होना शुरू हो जाता है तो जो शरह नमू का टारगेट है 3.5% का, वो ज़रा मुश्किल लगने लगेगा और शायद हमें कम टारगेट रखना। थैंक यू सो मच डॉक्टर हफीज़ साहब, आपने प्रोग्राम में अपनी कीमती राय दी। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की राय है कि बजट के अंदर ऐसा कोई प्लान, ऐसी कोई हिकमत अमली दिखाई नहीं दे रही जो पाकिस्तान के ऊपर मंडलाते डिफ़ॉल्ट के ख़तरात को टाल सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।